हेलो एवरीवन। ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे हम आज। ग्रेविटेशन यानी प्लैनेट्स का मोशन। राइट, प्लैनेट्स अपनी जगह पर सन का चक्कर लगाते हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी, राइट, कितने डिस्टेंस पे है, कैसे ये सब पॉसिबल है, कौन से लॉज एप्लीकेबल है, वो सब चीज़ें इसमें इस चैप्टर में डिटेल्स में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेविटेशन। सो सबसे पहले नो योर साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट ने अच्छा खासा योगदान दिया था और उसी योगदान की वजह से हम ग्रेविटेशन को समझ पाए हैं। सो सबसे पहला वाला जो साइंटिस्ट था गैलीलियो, राइट, ये रहा गैलीलियो। सो गैलीलियो was the first to recognize the fact that all bodies, irrespective of their mass, fall towards the earth with a constant acceleration. So specifically इसने अर्थ के बारे में कहा था कि हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, राइट। फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैलीलियो ए नोबल मैन कॉल्ड टाइको ब्राहे, ये रहे मिस्टर टाइको ब्राहे, ये मिस्टर गैलीलियो। टाइको ब्राहे फ्रॉम द डेनमार्क, यूरोपियन थे, स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट्स विद द नेक्ड आईज। सो टाइको ब्राहे ने प्लैनेटरी मोशंस, स्टार्स, राइट, उसको ऑब्जर्व करके नोट्स बनाए। पूरी जिंदगी निकल गई, सोचो हमारे पास तो काफ़ी रेडीमेड मटेरियल है, बट इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी ये फिलॉसफीज और कंक्लूजन्स निकालने में लगा दी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप ढूंढ लिया था तो टाइको ब्राहे का काम थोड़ा आसान हो गया था। हिज डेटा वेर एनालाइज लेटर बाय केपलर। सो केपलर ने इसकी रेडीमेड चीज़ें उठा के और थोड़ा विस्तृत क्या कहते हैं रिसर्च वर्क किया और फाइनली जितनी भी थियरीज थी उसमें से हमको 3 इंपॉर्टेंट लॉज दिए, नोन एज केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। और ये लॉज हमें प्लानिटरी मोशन, प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेट्स की एंगुलर वेलोसिटी, प्लैनेट्स कितनी डिस्टेंस पे है सन से, इवन अर्थ से, ये सब हम कैलकुलेट कर पाए। नोइंग दिस लॉस ऑफ प्लानिटरी मोशन, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, राइट, ये रहा न्यूटन। सो सीक्वेंस में ही गैलीलियो ने काम किया, उसके काम को टाइको ब्राहे ने थोड़ा और प्रिसाइज किया, टाइको ब्राहे के काम को लॉज में कन्वर्ट किया केपलर ने, और फिर न्यूटन ने एक और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ यानी कहीं पे भी एप्लीकेबल है थ्रू आउट द यूनिवर्स। अब क्या लगता है तुमको, ये सिर्फ अंग्रेज साइंटिस्ट लोगों ने ही खोज की? इंडियन वैदिक फिलोसोफर्स, सेंट्स, उन लोगों ने कुछ नहीं किया? ऑब्वियसली उन लोगों ने पहले किया था और उनकी की हुई फिलोसॉफीज पे इन लोगों ने रिसर्चेस की थी। तो लेट अस सी, ये लोग तो सब अराउंड 1700 कह दो, न्यूटन 1700 यानी 2300 साल पहले, राइट, और बाकी ये टाइको ब्राहे और ये लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा आज से 400 साल पहले थे, राइट। सो लेट अस सी इंडियन फिलोसोफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। सो हियर इट इज, इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में वैदिक ओरिजिन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी एस्ट्रोनॉमी, रिगार्डिंग द प्लानिटरी मोशन। So the concept of gravitation appears in the ancient Indian history through the Sanskrit term गुरुत्वाकर्षण। ये एक संस्कृत वर्ड है जो कि ये बुक में मिलता है, वैशेषिका सूत्र, अराउंड 600 BC, 2600 साल पहले। अब सोचो तो 2600 साल पहले वेदों में ग्रेविटेशन कह दो, एस्ट्रोनॉमी कह दो, प्लानिटरी मोशन कह दो, इन सब चीज़ों के बारे में 2600 साल पहले इंडियन फिलोसोफर्स, इंडियन साइंटिस्ट कह दो, इंडियन सेज, साधु, ऋषि मुनि कह दो, उन लोगों ने बता दिया था कि ये ऐसा कुछ होता है। थियरीज थी, कैलकुलेशंस भी थे, बट क्योंकि संस्कृत में थे, राइट, उसके बाद में इंडिया को तो पता है तुमको कितना इन्वेजन झेलना पड़ा, और उस इन्वेजन में ये सारी बुक्स
फिलोसॉफीज, वेदास लूट के चले गए लोग, और फिर वहां पर उन वेदास को पढ़ पढ़ के उन लोगों ने खुद एक कंसाइज फॉर्मेट प्रेजेंट किया और क्रेडिट ले लिया कि उन लोगों ने डिस्कवर किया है। एक्चुअली में तो इन लोगों के ऑब्जर्वेशंस थे, इन लोगों की फिलोसॉफीज थी जिनको उन लोगों ने पढ़ा। सो ऑलमोस्ट 2600 साल पहले, आज से 2600 साल पहले ही ये चीजें खोज ली गई थी। सो इंडियन स्कॉलर्स लाइक वराह मिहिरा, ब्रह्मगुप्ता further developed this idea with the ब्रह्मगुप्ता describing gravity as an attractive force। तो देखो इतना कंसाइज प्रेजेंटेशन भी दे दिया था ऑलमोस्ट 1400 साल पहले, और वो जो अंग्रेज साइंटिस्ट है वो तो सिर्फ 400 साल, मैक्सिमम 400 साल पहले के हैं। ये तो 1400 साल 2600 साल पहले ही इन लोगों ने जो एस्ट्रोनॉमी है या वो फील्ड है उसके बारे में काफी सारी जानकारी दे दी थी। थियरीज रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन, टॉलेमी, ये भी काफी पुराना फिलोसोफर था। टॉलेमी एक ग्रीक फिलोसोफर, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने या विदेशियों ने काम नहीं किया है, उन लोगों ने भी उनकी तरफ से फिलोसॉफीज तो दी ही थी, बट जो वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से या वैदिक फिलोसॉफीज या वैदिक कंक्लूजन्स या वैदिक ऑब्जर्वेशंस उन ऋषि मुनियों ने दिए थे वो काफी प्रिसाइज, कंसाइज, राइट, और अपने ही आप में कंप्लीट थे। मतलब हमें सिर्फ उनको हमारी लैंग्वेज में लिख के अप्लाई करना था। तो टॉलेमी ने 2000 साल पहले जियोसेंट्रिक थियरी दी थी जो कि टोटली रॉन्ग साबित हुई थी। इवन दो काम किया था पर बैड लक, गलत साबित हुए। जियोसेंट्रिक थियरी के हिसाब से अर्थ सेंटर में है और बाकी सब चीजें अर्थ के आसपास गोल गोल घूम रही है। फिर इन 1543 कॉपरनिकस, 1543 यानी आज से ऑलमोस्ट 400-500 साल पहले की ही बात है, कॉपरनिकस सजेस्टेड दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज would be simplified and more properly explained if we assume that sun is stationary and earth as well as other planets are revolving around it, और इसको कहते हैं हम हेलियोसेंट्रिक थियरी। सो कॉपरनिकस ने जो थियरी दी थी वो हम फॉलो करते हैं आज भी, और प्रूवन भी है कि हेलियोसेंट्रिक ही है हमारा जो सोलर सिस्टम है। सन इज एट द सेंटर एंड अदर प्लैनेट्स आर मूविंग राउंड एंड राउंड। फिर इन 498 एडी, 500 साल पहले, कॉपरनिकस ए ग्रेट इंडियन, अर्लियर 500 साल पहले, कॉपरनिकस के 500 साल पहले, ए ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा, राइट, वैदिक कल्चर के तो काफी बाद में भी काम किया है इंडियन ऋषि मुनियों ने कह दो या फिलोसोफर्स कह दो या साइंटिस्ट कह दो। सो उसने कहा था कि वेरियस फैक्ट्स, सोलर एक्लिप्स, moon eclipse, formation of day and night can be very easily explained considering that earth revolves around the sun and also rotates on its own axis। so इन सब इंफॉर्मेशन से तुम आइडिया लगा सकते हो कि कितना ही रिच, राइट, कितना ही क्या कहते हैं साइंटिफिकली एक्सप्लोर्ड इंडियन कल्चर था, राइट। लेकिन अंग्रेजों ने, मुगलों ने आक्रमण कर करके सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे पास फिर भी अभी भी चांस है, दिमाग तो हमारा लेके जा नहीं पाए वो लोग, राइट। खून अभी भी हमारा वही इंडियन वाला दौड़ता है, तो उस खून में अभी भी नॉलेज अंदर ले सके और उस नॉलेज के बेसिस पे कुछ कर दिखाए, कुछ नया, या जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी जो एडिशनल चाहिए, रिसर्च चाहिए, वो कर पाए। वो कैपेबिलिटीज अभी भी हमारे जीन्स में है, तो कर सकते हैं हम। सो नेक्स्ट आते हैं अब चैप्टर पे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से शुरू होता है। केपलर के 3 लॉज थे। सबसे पहला वाला लॉ था कि प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इलिप्स, ये जो शेप है ये है इलिप्टिकल शेप, अंडाकार कहते हैं इसको हिंदी में, राइट। इसके 2 सेंटर्स होते हैं, एक ये और एक ये। इन सेंटर्स को हम, सेंटर वर्ड यूज नहीं करते, उनको हम कहते हैं फोकस। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट पहली चीज याद रखने वाली। दूसरी, 2 फोकस होते हैं इसके पास, S1 एंड S2 बोल दो या S एंड S1 कह दो, 2 फोकस होते हैं। क्योंकि इलिप्टिकल है, इसकी 2 एक्सिस होती है,
ये मैथ्स में भी आता है। ये है मेजर एक्सिस, तीसरी चीज याद रखने वाली इस टॉपिक में। चौथी चीज ये माइनर एक्सिस, राइट, याद रखने वाली। फिर पांचवी चीज भी है, ये जो मेजर एक्सिस है इसका हाफ पार्ट, इसको हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ये पांचवी चीज तुम्हें याद रखनी है। और ये है सेमी माइनर एक्सिस, इसको याद रखो तो ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, शायद ही कोई क्वेश्चन में जरूरत हो। सेमी माइनर एक्सिस। सो इलिप्स के बारे में इतना पता होना चाहिए। इलिप्स का डिटेल्ड मैथमेटिक्स, डिटेल्ड डिस्कशन मैथमेटिक्स में है। एडिशनली पेरिहिलियन और एपिहिलियन, पेरिहिलियन सिक्स्थ थिंग टू रिमेंबर, पेरिहिलियन यानी ये है farthest point. The sun is situated at one of the focus of the ellipse from the sun. The closest point is called perihelion and the ये closest point है और ये farthest point है। मतलब sun से closest वाला perihelion P, राइट, और ये सन से सबसे दूर वाला पॉइंट एपिहिलियन A। मिड पॉइंट O of the line PA is the center of the ellipse. The length PO AOA is called as a semi major axis, वो मैंने बता दिया। अब इलिप्स से रिलेटेड स्टडीज कैलकुलेशंस के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वी कॉल इट एज एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी E, इसका फॉर्मूला है SO बाय OP। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। ये एसेंट्रिसिटी हमको काफी हेल्प करती है। ये जो सेमी मेजर एक्सिस कह दो, माइनर एक्सिस कह दो, और एडिशनली प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं तो उसका टाइम पीरियड ये वगैरह ढूंढने में एसेंट्रिसिटी काफी हेल्प करती है। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हम लेते हैं 2a। सो अल्टीमेटली सेमी मेजर एक्सिस, ये वाला सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाएगी a। सो दैट इज OP, ये भी a और ये वाली लेंथ भी a। ये टोटल लेंथ, माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ है 2b और सेमी माइनर की लेंथ हो जाएगी b। सो SO और OP को हम रिप्लेस कर देंगे a से। अब हमें तो इंटरेस्ट है सन, प्लैनेट, रेडियस, टाइम पीरियड, इन सब चीजों में। तो इन चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। ये है पेरिहिलियन वाला रेडियस, राइट, RP, ये वाला RP, और ये है एपिहिलियन वाला रेडियस RA। एपिहिलियन यानी फारदेस्ट पॉइंट, पेरिहिलियन यानी क्लोजेस्ट पॉइंट, सन से क्लोजेस्ट पॉइंट और सन से फारदेस्ट पॉइंट। अर्थ की बात करें, अर्थ जब गोल गोल घूमती है तो वो पेरिहिलियन से भी पास होती है और एपिहिलियन से भी पास होती है एक बार साल में। सो इस एसेंट्रिसिटी को पेरिहिलियन और एपिहिलियन के टर्म्स में कन्वर्ट करें या यूज करें, उसके लिए हम ढूंढेंगे ये रेशियो SA बाय SP। सो SA बाय SP, SA कितना है, RA एपिहिलियन रेडियस और SP है पेरिहिलियन रेडियस, राइट, जिसको हम फर्दर SA जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं, SA वाला डिस्टेंस चाहिए, RA, उसको हम ये A के टर्म्स में लिखना है। तो SA माइनस SP, ये वाला RA।
सो इसको कैसे लिखेंगे, SO प्लस OA, और फिर RP चाहिए, तो RP के लिए इस डिस्टेंस के लिए, इस डिस्टेंस के लिए नहीं, ये वाला डिस्टेंस RP को हम लिखेंगे PO माइनस SO, क्योंकि SO हमारे पास में है, SO को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट SO विल बी इक्वल टू A इंटू एसेंट्रिसिटी E। A का मतलब है सेमी माइनर एक्सिस, ये आधा डिस्टेंस सेमी माइनर एक्सिस। सब्स्टिट्यूट करो, एक इक्वेशन मिलेगा हमको पेरीहिलियन और एपीहिलियन रेडियस के टर्म्स में। SO की वैल्यू AE, OA की वैल्यू A, और PO की वैल्यू PO A मिलेगा, ये A है पूरा का पूरा, ये रहा A, और SO की वैल्यू इधर ढूंढी हुई है AE, राइट। इसमें से A कॉमन निकाल के कैंसल कर दो, तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं E प्लस 1 अपॉन 1 माइनस E। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से, 1 प्लस E अपॉन 1 माइनस E एपीहिलियन रेडियस अपॉन पेरीहिलियन रेडियस। अब इसमें एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है सन के आसपास, तो हम हमेशा रेडियस की बात करते हैं, तो कौन सा रेडियस लेते हैं हम, RA लेते हैं या RP लेते हैं? तो ना RA लेते हैं ना RP लेते हैं, हम हमेशा रेडियस जो प्लैनेटरी मोशन में हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, वो रेडियस हमारा होता है A, सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर, ये मेजर एक्सिस है और उसका सेमी मेजर एक्सिस जो मिलता है इस तरह से RA प्लस RP बाय 2, इस तरह से मिलता है रेडियस ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। मतलब ये एक कह सकते हो कि सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि एलिप्स लेके कैलकुलेशंस करने जाओगे तो वो PhD का टॉपिक हो गया, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट या डेसिमल टर्म्स में सारी वैल्यूज ढूंढना, टाइम पीरियड, डिस्टेंसेस, राइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। बट एट लेवल ऑफ 11th स्टैंडर्ड उसको सिंप्लीफाई करके हम इसको सर्कल ही एज्यूम करके हमारे कैलकुलेशंस करते हैं, और उस अजम्पशन में जो हमारा रेडियस है वो R, विच इज नथिंग बट द सेमी मेजर एक्सिस गिवन बाय RA प्लस RP बाय 2। नेक्स्ट आता है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी यानी एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, एरियल वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं dA बाई dt से। dA बाई dt मतलब गिवन टाइम में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, जैसे कि ये फिगर में कि भाई 1 मंथ के अंदर, राइट, प्लैनेट इधर से इधर पहुंचा, तो इफ यू ड्रॉ एक क्लोज्ड एरिया तो इतना एरिया उसने कवर किया, सो दैट इज व्हाट एरिया कवर्ड इन ए गिवन टाइम। एंड सेम वे दूसरी कोई और पोजीशन में प्लैनेट इधर से इधर पहुंचा सेम 1 मंथ के टाइम पीरियड में, और इसको हम क्लोज्ड फिगर बनाए तो उसने इतना एरिया कवर किया। सो दैट इज गिवन बाय पाई ए बी बाय टी। मतलब कोई भी प्लैनेट है तो उसका सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस पता है, तो तुम एरियल वेलोसिटी ढूंढ सकते हो। एरियल वेलोसिटी ढूंढने का एक और तरीका है, राइट, दैट इज dA बाई dt। इसका एक इक्वेशन तो हमने देखा, पाई ए बी बाय कैपिटल टाइम पीरियड टी। दूसरा ये भी फॉर्मूला है R स्क्वायर ओमेगा बाय 2। इसको मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में भी तुमको ये फॉर्मूला मिलता है। सो एरियल वेलोसिटी विच इज नथिंग बट एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूलास। R is the distance of the planet from the sun, और R मैंने कहा कि R is nothing but your semi major axis, semi major axis।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको हम सेमी मेजर एक्सिस ही लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस। अब ऐसा एग्जैक्ट डिस्टेंस लेकर कैलकुलेट करना ट्राई करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस आर को हम सेमी मेजर एक्सिस ही कंसीडर करते हैं, एवरेज डिस्टेंस कहते हैं उसको। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, राइट, के ये जो गोल घूम रहा है प्लैनेट, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। देन नेक्स्ट, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकेंड लॉ इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरियाज, राइट। क्या कहता है ये लॉ के इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम ले लो, राइट, जैसे कि 1 मंथ ले लो, तो एक महीने में अगर प्लैनेट P3 से P4 पर आता है तो एरिया कितना कवर किया उसने, ये वाला। सेम वे 1 मंथ में किसी और पोजीशन से अगर हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें, राइट, प्लैनेट इधर से इधर आया, अब कुछ महीने रुक जाते हैं और उसके बाद अगेन 1 मंथ का ऑब्जर्वेशन ले तो प्लैनेट P1 से P2 पे आएगा, तो अगेन उसने कितना एरिया कवर किया, तो इतना वाला, राइट। सो क्या कहता है ये लॉ, इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये जो एरिया है P3S P4, P3S P4 और ये वाला एरिया P2S P1, ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे। अब ये दोनों एरियाज इक्वल है एज पर द लॉ, तो हम कुछ और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, राइट। उसमें से एक कंक्लूजन है ये वाला, P1 P2 by T is less than P3 P4 by T। P1 P2, राइट, वो आर्क P1 P2 आर्क की लेंथ, यानी ये लेंथ, राइट, L लिख दो इधर, लेंथ, एंड लेंथ P3 P4, टाइम तो दोनों में सेम ही है, तो ये लेंथ कम है, P1 P2 वाली लेंथ कम है, P3 P4 वाली लेंथ ज्यादा है। मतलब कि प्लैनेट जब सन के पास में होता है तब काफी स्पीड में निकल जाता है, और प्लैनेट जब सन से दूर होता है तब वो काफी स्लो मूव करता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस लॉ। इसका मतलब यही है कि जब प्लैनेट दूर होता है तो वो स्लो मूव करता है, और प्लैनेट जब नजदीक होता है तो वो सन से काफी स्पीड में मूव कर जाता है। सो P1 P2 by T, इट इज ए लीनियर स्पीड ऑफ द प्लैनेट P1, राइट, वही है। इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी जो इधर है P पे, velocity at P is greater than velocity at P1 is less than velocity at P3। यहां पर वेलोसिटी उसकी छोटी होगी, यहां पर वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी। सो दैट इज व्हाट इट इज। एडिशनली we note that linear speed of the planet when closer to the sun is more than the linear speed when it is far away from the sun। सेकेंड लॉ अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में से ही आया है, राइट, क्योंकि प्लैनेट पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई उसको धक्का नहीं दे रहा है। सो वी कैन से दैट कि फॉर प्लैनेट्स angular momentum is conserved। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ द प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट ए पॉइंट P, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट, तो वही रहने वाला है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, लेट्स से P1, यहाँ पर वेलोसिटी VA ली हुई है, एपी हीलियन वाली वेलोसिटी, और यहाँ पर पेरीहीलियन वाली वेलोसिटी।
एंड रेडियस ऑफ एपीहिलियन। इसमें से ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि वी पी बाय वी ए इज इक्वल्स टू आर ए बाय आर पी। सो सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, इक्वल एरिया स्वैप्ड इन इक्वल टाइम। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि पहली चीज तो ये है कि वेलोसिटी एट, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ एपीहिलियन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ पेरिहिलियन, राइट। एक ये कंक्लूजन मिलता है। दूसरा, वेलोसिटीज को एपीहिलियन और पेरिहिलियन रेडियस के साथ में हम कंपेयर भी कर सकते हैं, और एरियल वेलोसिटीज के लिए ऑलरेडी ये हमको मिला, जो कि फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है। तो ये एरियल वेलोसिटी एंड देन सेकेंड लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हाइल प्लैनेट रिवॉल्व्स। अब इसमें से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। जो हमने एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन लिखा कि मास ऑफ द प्लैनेट, वेलोसिटी एट पेरिहिलियन, रेडियस ऑफ पेरिहिलियन इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट, वेलोसिटी एपीहिलियन, रेडियस ऑफ एपीहिलियन, राइट। ये रहेगा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। तो इसमें से भी हम काफी सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। सो इसी इक्वेशन को हम मल्टीपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक ये हो गया लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, सब्सटीट्यूट करोगे तो आर पी स्क्वायर ओमेगा पी एम आर ए स्क्वायर ओमेगा एट द ए। सो इससे भी हमको पता चलता है कि ओमेगा में भी चेंजेस आते हैं, मतलब जिस स्पीड से वो निकल रहा है वही देखा। एडिशनली एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, तो ओमेगा P इज इक्वल्स टू I एट एपीहिलियन इंटू ओमेगा एट एपीहिलियन। सो तीनों ही इक्वेशंस है जो कि एप्लीकेबल है प्लानेटरी मोशंस पे इन डिफरेंट टर्म्स। इक्वेशंस को देख के क्लियरली पता चलता है कि जैसे ही डिस्टेंस बदलता है सन से, लीनियर वेलोसिटी भी बदलेगी, राइट, एंगुलर वेलोसिटी भी बदलेगी, राइट, और उसका इनर्शिया भी बदलेगा। अब इनर्शिया बदलेगा मतलब क्या, प्लैनेट की साइज छोटी बड़ी हो जाती है? नहीं। रोटेशनल मोशन में देखा कि इनर्शिया बदलने के काफी सारे रीजंस है। प्लैनेटरी मोशन में इनर्शिया बदलता है मतलब उसका रेडियस, प्लैनेट का रेडियस कम ज्यादा नहीं होता है, बट उसका जो मास है, अंदर का जो कोर है, मॉल्टन कोर, वो थोड़ा शिफ्ट होता है, वाटर शिफ्ट होता है, विंड शिफ्ट होती है थोड़ी। सो मास रीडिस्ट्रीब्यूट होता है एंड अल्टीमेटली द एंगुलर मोमेंटम इज मेंटेन कांस्टेंट। ओमेगा के बारे में काफी क्लियर रहना है यहाँ पर। ये जो ओमेगा है रेवोल्यूशनल स्पीड का ओमेगा है, अर्थ जो खुद रोटेट कर रही है वो वाला ओमेगा नहीं है, ये रेवोल्यूशन जो कर रही है वो वाला ओमेगा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में देखा, राइट। स्पेशली रेडियस के चेंज होने से, रेडियस के चेंज होने से ओमेगा और आई दोनों में चेंज आएगा। तो अर्थ के केस में भी आई चेंज होता है। मैंने कहा काफी सारे रीजंस है। मास तो वो का वही रहता है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो जाता है। ओशियन के वाटर्स का मूव होना, पोलार आइस कैप्स या माउंटेन्स के आइस कैप्स का मूव होना, राइट, हवाओं का मूव होना, अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैटर है उसके मूवमेंट की वजह से मास का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना आई चेंज करता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे।